Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी. It is physics. तो आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3. रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं. लेक्चर नंबर 3 रे ऑप्टिक्स, और इसमें हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. किसी भी मीडियम से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है ना. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अभी तक हमने इसके पहले क्या सीखा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखा. अभी तक हमने इसमें क्या सीखा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब, अगर आपसे पूछे कोई रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. लेकिन रिफ्रैक्शन की बात आती है तो यहाँ रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाए. मतलब जिस पाथ से जाना चाह रही है उस पाथ से ना जा करके किसी और पाथ से निकल जाए, दूसरे पाथ से निकल जाती है, तो हम इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए ये कोई ग्लास स्लैब है. क्या है ये? ग्लास का एक स्लैब है. ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. अगर ग्लास स्लैब आप लेते हैं तो ये क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. और जब इस मीडियम में कोई लाइट रे, क्योंकि हम यहाँ पर रे बना रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स सीख रहे हैं ना, तो रे ही बनाएंगे. जब कोई लाइट रे किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, मतलब इंसिडेंट होती है, तो ये जानना चाहती है कैसे? ऐसे जाना चाहती है ना. इसका ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन इस ओरिजिनल पाथ से क्या होता है, थोड़ी सी ये क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है. तो डाइवर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे टकराती है वहाँ एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. क्या ड्रॉ कर लेते हैं? नॉर्मल. ये आपका क्या है? एक नॉर्मल है. तो लाइट थोड़ी सी बैंड हो जाती है ऐसे कुछ. तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई. और इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ भी क्या हुई? यहाँ पर अपने पाथ से डाइवर्ट हुई. अगर आप इसे नॉर्मल मानते हो, इस पूरी लाइन को नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, इसलिए डॉटर से दिखाते हैं इसे. क्लियर. तो इसको बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे. और यहाँ पे लाइट अपने पाथ से डाइवर्ट हुई, तो इस फिनोमेना का नाम रखे रिफ्रैक्शन. तो इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. अब बात करते हैं इस ग्लास के सराउंडिंग में क्या है? एयर है. सराउंडिंग में क्या है? हमने मान लिया क्या है? एयर. तो एयर कैसा माध्यम होता है? मीडियम. ये होता है रेयरर मीडियम. और ये ग्लास का बना हुआ है, तो ये कैसा मीडियम होता है? डेंसर होता है. डेंसर मतलब ऑप्टिकली डेंसर होता है. ठीक है. जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? घट जाती है, मतलब कम हो जाती है. एयर में अगर ज़्यादा है तो ग्लास में क्या होगा? स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए ये डाइवर्जन होता है. ठीक है ना. अगर उसी स्पीड से ट्रेवल करे तो ये सीधे निकल जाए. क्लियर. ये तभी पॉसिबल होगा जब क्रॉस इंसिडेंट होगा. मतलब नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो सीधे निकल जाएगी. डेंसर में भी अगर नॉर्मल स्ट्राइक करेंगे आप तो ये सीधे निकल जाता है लाइट रे. लेकिन जैसे ही क्रॉस कराते हैं आप तो डाइवर्ट हो जाती है ये. ठीक है ना. ये इसका प्रॉपर्टी है, मतलब रिफ्रैक्शन, इसी बोलते हैं रिफ्रैक्शन. तो ये है रिफ्रैक्टेड रे. अब अगर यहाँ पे हम मानते हैं इस तरफ क्या है? एयर है. ये कैसा मीडियम है आपका? माध्यम. रेयर मीडियम है. तो जहाँ पे अब टकराई है, तो यहाँ भी अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें हम, यहाँ पर भी ऐसे, तो अब क्या होगी? अब यहाँ से भी क्या होगी? ऐसे जाने के, सीधे जाने के बजाय ये भी क्या होती है? ये भी अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है. देखो ये इसका पाथ था, ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये अपने पाथ से क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई.
तो डाइवर्ट होने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जो ये लाइट बाहर आ रही है, ये क्या है, बाहर आ रही है, मतलब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन ये बाहर निकल जा रही है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना करते हुए, तो इसे हम बाहर निकलने को बोलते हैं एमर्जेंट रे। जो लाइट रे बाहर निकल जाती है, डेविएशन होते होते बाहर निकल जाएगी, फाइनली जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम फाइनली बाहर हो जाती है, तो हम कहेंगे ये क्या हो गई, इमर्ज आउट हो गई, इमर्ज आउट, बाहर निकल गई, तो इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं इसे, इमर्जेंट रे। तो यहाँ हमने ये ऑब्जर्व किया, ये भी क्या है आपका, एक नॉर्मल ही है, बोलो नॉर्मल है, एन डैश, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व में क्या देखा डाइवर्जन में, कि जो लाइट जा रही थी रेयर से डेंसर, वो क्या होती है, बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, देखो उसकी तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई, मुड़ गई, है ना। और जो ये वाला नॉर्मल है, जब ये डेंसर से कहाँ जा रही है, बाहर निकल रही है, मतलब रेयरर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड ना होने के बजाय उससे दूर भाग गई, है ना, दूर हट गई, अवे फार हो गई, क्या हो गई, अवे फार। तो इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। आप डेफिनेशन क्या बताएंगे कि व्हेन, आप शॉर्ट में अगर बताएंगे तो बेंडिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है समझने के लिए। लेकिन जो हमें यूज में आता है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, वो हमारा क्या होता है कि जब लाइट रे रेयर से कहाँ जाती है डेंसर में, तो ये क्या होता है, बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर से कहाँ जाती है रेयर, तो अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेफिनेशन हम लोग यही बताएंगे कि व्हेन लाइट रे is going from rarer to denser medium, then it bends towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है, एंड फॉर या फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब डेंसर से कहाँ जाए, रेयर के लिए, इट अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल से क्या होती है, अवे फार होती है, हट जाती है, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। इसी फेनोमेना का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हेडिंग क्या रहेगा इसके बाद, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे तो 3 लॉज होते हैं। कितने लॉज, 3, ठीक है। लॉज तो ऐसे हमें इसमें कॉन्सेप्ट बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन 3 लॉज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो इसे इरेज कर देते हैं और लॉज पे बात करेंगे हम, ठीक है। लॉज, देखो जो लाइट रे आती है ना, मतलब स्ट्राइक होती है कहाँ पे, इस ग्लास सरफेस पे, ये इस आने वाली लाइट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसे, इंसिडेंट रे, और इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई।
नॉर्मल ये है और ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल को हम लोग कहते हैं आर। तो आर क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके लिए लॉ क्या बना है, ज़रा ध्यान समझो। ये एक पूरा प्लेन है ना, इस प्लेन में हमारा इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है। ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये भी रिफ्रैक्शन के लिए वैलिड है। मतलब जहाँ पर ये रिफ्रैक्शन होगा, ये लॉ जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों किसमें है, एक ही प्लेन में है। तो पहला लॉ यही बनेगा, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस है जो नॉर्मल है, ये सभी ऑल लाई करते हैं इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन होगा इनका, दो प्लेन नहीं होंगे, एक ही प्लेन में है। क्लियर। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ हमारा है स्नेल्स लॉ। किसका लॉ है, स्नेल्स का लॉ है। ये कहते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, मतलब साइन आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, इसका साइन, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। और इसको हम किसी किसी बुक में म्यू मानते हैं, म्यू, या किसी किसी में एन मानते हैं। तो हम यहाँ पे एन मान के चल रहे हैं, और अगर एन मान रहे हैं तो एन पूरे कैलकुलेशन के दौरान एन ही लेके चलेंगे। एन, एनसीईआरटी में एन दिया हुआ है, ठीक है ना। इस एन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम में हो रहा है तो डेंसर मीडियम लिख देंगे, ऑफ डेंसर मीडियम, जिस मीडियम में हो रहा है उसी का क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। तो यही है हमारा दूसरा लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, इसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम्स में क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो थर्ड नंबर लॉ यहां लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट मीडिया। मीडिया का मतलब होता है मीडियम्स, कई माध्यम, कई मीडियम्स, इसलिए इसे मीडिया कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर। यही 3 लॉ हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन के, आप इसे याद रखना, नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। यही है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेनली जो इसमें यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं वो है स्नेल का लॉ। सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, स्नेल का लॉ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस किसको देंगे, स्नेल्स लॉ को, है ना। तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, जो कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है ना, ये क्या है, पहले इसको समझेंगे। तो इस कांस्टेंट को हमने बोला कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, डिजिट होता है ना, जो कि ये शो करता है कि उस मीडियम में लाइट कितना बेंड हो रही है, कितना उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस चीज़ को शो करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस n की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा उसमें, अदर मीडियम के कंपेयर में।
तो हम यही बेसिकली आपको स्नेल्स लॉ हम मॉडिफाई करेंगे आगे चल के थोड़ा सा, कि मॉडिफाई को मतलब ये हुआ कि कैसे स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करें, कब अप्लाई करें, किस कंडीशन में अप्लाई करें, या स्नेल्स लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं, किस लैंग्वेज में, किस टर्म में कह लीजिए समझ सकते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। तो अब रहेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग। क्या हेडिंग बनेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ को समझने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ से जो लाइट रे रिफ्रैक्शन होता है, मतलब एमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे की क्या है, बिल्कुल जस्ट पैरेलल हो जाती है। मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, इतना शिफ्ट हो गई है ना, तो इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? सर उसे भी तो इंसिडेंट रे कहेंगे ना वहाँ पे। ये तो इंसिडेंट रे है, इसका पाथ है, उसके पैरेलल कौन होता है? इमर्जेंट रे। तो कितना अपने ओरिजिनल पाथ से हट गई, कितना शिफ्ट हो गई, उसे लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, या इसी को नॉर्मल शिफ्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉर्मल शिफ्ट, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, आगे हो सकता है इसका हम कैलकुलेशन करें अलग से, नॉर्मल शिफ्ट का कैलकुलेशन थोड़ा अलग से करेंगे हम। इसकी क्वेश्चंस जेईई मेंस और नीट में पूछता है, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट के। तो ये सिंपल सा ग्लास स्लैब है और लाइट एयर से आ रही है। तो अब हेडिंग हमारा क्या रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन अगर करना है तो डिफाइन करेंगे हम इससे, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। इसका मतलब एयर में स्पीड कुछ और होती है और ग्लास में स्पीड कुछ और होती है। स्पीड कम हुआ, इसमें क्या हुआ? कम हुआ। मैंने आपको बताया था पहले ही कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाती है। मैक्सिमम कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आता है तो एयर में आता है, लेकिन एयर और हम वैक्यूम में लगभग बराबर मानते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल बराबर मानते हैं, और वही हम मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? इसका स्पीड और जो यहाँ पे स्पीड है, दोनों का अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर स्पीड कम ना होती ना तो ये सीधे निकल जाती उसी स्पीड से। इसका मतलब रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो स्पीड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ना। इसका मतलब कि हम अगर एक कांस्टेंट नंबर इस मटेरियल का अगर हम कुछ चूज़ करें तो वो कहेंगे क्या? दोनों लाइट की स्पीड का रेशियो डिफरेंट मीडियम में, वही क्या होगा? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है? c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डेंसर मीडियम में कुछ होगी तो कुछ, अब वो क्या है उसको हम v मान लेंगे। इधर एयर में c, मीडियम में v, तो c/v को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। तो इसमें लिखना एक लाइन, किसमें आप लोग लिखेंगे? किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग डाल दिया है, इसमें लिखिए इट इज अ नंबर और डिजिट, इट इज अ नंबर और digit which represent the bending of light, which represent the bending of light in the medium, ठीक है ना। it is denoted by n, इट इज डिनोटेड बाई n, इसे हम n से डिनोट करेंगे, ठीक है। और n का जो फार्मूला होता है वो होता है c/v, c/v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कह लीजिए, और वैक्यूम। क्लियर? इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी की वैल्यू। और v क्या है?
स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, मीडियम में लाइट की स्पीड है v, ठीक है, किसमें है, मीडियम में लाइट की स्पीड है v, ठीक है। तो जब दोनों स्पीड का रेशियो कर देंगे तो एक नंबर मिलेगा, है ना। अब ध्यान दो, लाइट रे अगर वैक्यूम से आ रही है तो उसमें स्पीड क्या होगी, c ही होगी, और एयर क्या है, एक मीडियम है, एयर में भी स्पीड c है, तो c/c क्या हो जाएगा 1, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो यहाँ एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर, एयर का होता है कितना 1, है ना। इससे ज़्यादा किसका होता है, वाटर का 1.33, इसे लगभग हम 4/3 लिखते हैं। फिर इससे ज़्यादा होता है ग्लास का, इसका 1.5 लिखते हैं, मतलब 3/2। और सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का, किसका होता है, डायमंड का 2.42, राउंड फिगर में कभी कभी 2.4 लेकर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए। अगर इनको छोड़कर कोई और मीडियम अगर दिया है, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ये सब अगर दिया है, कोई पेट्रोल, डीजल, ऑयल दिया है, ग्लिसरीन, मोबे ऑयल, जो भी हो, उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, ठीक है ना। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हो, क्योंकि जनरली आप सबको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी में एक बात आती है दिमाग में, ये तो लाइट रे हमारा एयर से आ रहा हो या वैक्यूम से आ रहा हो और किसी मीडियम में जा रहा हो चलेगा। अगर लाइट रे मान लो किसी वाटर से ट्रेवल करते हुए तब ग्लास में आ रहा हो, तब क्या करेंगे इस कंडीशन में, कहाँ से आ रहा हो, हाँ, वाटर से ट्रेवल करते हुए ग्लास में आ रहा हो या ग्लास से ट्रेवल करके वाटर में आ रहा हो, इस कंडीशन में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या अब भी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा गया है, ये एयर से लाइट आ रही है या कह लीजिए वैक्यूम से लाइट आ रही है, इन सब में जा रही है, तो ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। तो इसमें लिखना दीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक लाइन लिखना इसमें, दीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, these refractive index are in the respect of vacuum, in the respect of vacuum। ये वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो हम इसे कहते हैं मालूम है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे इसे हम, हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? इसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब खुद का, है ना। पहले वाला से जो कहें ये मिला के होगा। हमने क्या बोला, ये जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, वाटर का 1.33 थोड़ा ज़्यादा है, ग्लास का और ज़्यादा, और डायमंड का सबसे ज़्यादा। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है जब लाइट रे वैक्यूम से आ रही हो। कहाँ से आ रही हो, वैक्यूम से आ रही हो या एयर से आ रही हो, ये भी कह लीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन मटेरियल का यही होगा। लेकिन मान लो अगर लाइट रे डायमंड में जा रही है लेकिन वाटर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या अब भी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होगा? अब चेंज हो जाएगा। क्लियर ना? अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या वाटर से अगर ग्लास में आए तो क्या अभी ग्लास का ही रहेगा?
अब चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो हम जो चेंज होकर मिलेगा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा, उसको हम क्या बुलाएंगे कह करके, क्या नाम देंगे उसका? उसे एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे ना, एब्सोल्यूट तो ये वाले हैं ना, क्लियर? तो हम क्या कहेंगे इसे? तो हम इसे कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना? क्या कहेंगे? हाँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पैराग्राफ चेंज कर डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अ लाइट रे, हेडिंग में पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, व्हेन अ लाइट रे is going from medium 1 to medium 2, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए जा रही हो, ठीक है ना? देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is called relative refractive index। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाई 1n2, ऐसे लिखेंगे बेटा, 1n2 मतलब 1 से जा रही है किसमें? 2 में। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 2 वाले का है। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में, है ना? तो 1n2 क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? 1n2 को लिख देंगे। अब देखो, एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड का रेशियो होता है। जब एयर से किसी मीडियम में जाती है तो स्पीड c/v लिखते हैं, है ना? अब 1 से 2 में जा रहे हैं तो क्या स्पीड लिखेंगे? v1/v2, क्लियर? तो हम इसे क्या लिखेंगे? v1/v2 लिख देंगे। बोलो, समझ में आ गया? क्या लिख देंगे? हाँ, v1/v2 लिख देंगे, क्लियर? अगर हम कहें स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो ये जो होगा किसके बराबर होगा? sin i/sin r के बराबर होगा, है ना? तो यूजिंग स्नेल्स लॉ sin i/sin r इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1n2 लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा? इसके प्लेस पर रखेंगे v1/v2, तो sin i/sin r इक्वल टू v1/v2, ऐसे लिख देंगे। ये भी स्नेल्स लॉ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसको भी हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है? इसे भी क्या कहेंगे हम? स्नेल्स लॉ कहेंगे। नोट कर लीजिए इसे। अब देखो, यहाँ पे जो 1n2 है, हमने इसको स्पीड के टर्म्स में लिखा है, ठीक है? किस टर्म्स में लिखा है? स्पीड के टर्म में लिखा है। अगर मैं यहाँ पे v1 के प्लेस पे और v2 के प्लेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? हाँ, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होता है, इसे हमको लिखना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बराबर होगा जो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो उसका खुद का होता है एब्सोल्यूट, यहाँ लिखेंगे। और जो नीचे रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो वाटर से लाइट कहाँ आ रही है? ग्लास में, तो पहले ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे? ग्लास का, और नीचे वाटर